नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का मैं आलोक बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से क्लास को एक बार शेयर करके सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे, जहां पर हम आज 8 अक्टूबर का सारा करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। और एक बार स्टार्ट करने के पहले हम करेंगे अपना 7 अक्टूबर का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जल्दी जल्दी रिवीजन। तो हमने क्या पढ़ा था कि भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वो है बच्चा 85। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है। तमिलनाडु में कितने हैं? तो 18 रामसर स्थल हैं। और टोटल ये कौन से नंबर पर आता है? ये फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर कौन आता है? तो सेकंड नंबर पर मेरे दोस्त आता है यूपी। उसके बाद पूछा गया था आपसे कि राजस्थान के पोखरण में किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो ये 7 अक्टूबर को परीक्षण किया गया था। कौन सा है ये? VSHORADS। ये एक क्या है? ये एक क्या है? एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो भारत ने खुद से बनाया है। क्लियर? उसके बाद किस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया? तो वो था बंजारा म्यूजियम। बंजारा म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्त? वो किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उसके बाद भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से नंबर पर आ गया था? चौथे नंबर पर। और इसका भंडार कितना हो गया है? 700 अरब डॉलर का हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी, इसको आप याद रखेंगे। और चागोस द्वीप जो है वो मॉरिशस को किस देश से मिला है, किस देश के साथ सहमति बनी है? तो वो ब्रिटेन के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ। यूनाइटेड किंगडम के पास अभी तक इनका चागोस द्वीप था, अब ये इनको वापस मिल जाएगा। इसमें मध्यस्थता भारत ने की थी। आरबीआई का ईडी यानी कि जो डायरेक्टर है वो किसको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है अविरल जैन को। उसके बाद एफसीआई ने कौन सी नई योजना या फिर कौन सी नई प्रणाली शुरू की है, जो क्या है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी हुई है? ठीक है, किससे जुड़ी है? खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी हुई है। इसका नाम है अन्न दर्पण। उसके बाद पूछा गया था कि कैलाश जो शिखर है उसके दर्शन भारत के किस राज्य से किए गए पहली बार? तो वो किया गया उत्तराखंड से। और मिधौरी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मिधौरी पुरस्कार दोस्त दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक, तो ये थी हमारी पुरानी जो न्यूज थी वो। अब आएंगे हम आज के अपने समाचारों पर। और सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, वो आपसे पूछी गई है कि 2024 का मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज दिया गया वो किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये कल का सबसे हॉट, सबसे ट्रेंडिंग, सबसे बर्निंग इशू था। सबसे अच्छा करंट अफेयर अगर आज आप माने तो यही है कि नोबेल में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए, नोबेल प्राइज दिए गए, उसमें किसका किसका नाम है। और मैं इसको अब यहाँ पर आपके साथ पूरा पूरा एक बार क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो मेडिसिन मानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा कब की गई? 7 अक्टूबर को। ये आज नहीं है, ये कल था। तो 7 अक्टूबर को ये घोषणा की गई। किसको दिया गया सबसे पहले? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को। ठीक है, किसको? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को। ठीक, तो ये पुरस्कार आप ऐसे याद रख लीजिए इसको, गैरी विक्टर। ठीक है, क्या याद रखेंगे? गैरी विक्टर, बस, है ना? ये आपको याद हो जाएगा बढ़िया से। तो गैरी विक्टर को दिया गया क्या? चिकित्सा का नोबेल प्राइज। दोनों वैज्ञानिक जो हैं ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1993 में इन्होंने खोज किसकी की थी? माइक्रो आरएनए की खोज की थी। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? ये शरीर में जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी खोज की, और इस खोज के लिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। क्लियर?
अब देखिए नोबेल प्राइज क्या है, तो नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी। इसको मैं आपको एक बार और से अभी ब्रीफ कर देता हूं, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी है, आप वो भी देख लीजिएगा शाम को। ठीक, तो माइक्रो आरएनए से पता क्या चलता है पहले ये जानते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे शरीर में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब ये निर्मित कैसे होती हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हम जानते हैं माइक्रो आरएनए में। ठीक है, माइक्रो आरएनए में क्या है, इंसान की डेवलपमेंट में ये मदद करती हैं, जो शरीर का प्रॉपर फंक्शन है उसमें ये अहम भूमिका निभाती हैं। म्यूटेशन से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं जब माइक्रो आरएनए में म्यूटेशन किया जाए या फिर होता है तो। ठीक, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो जीन होता है वो डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इन दोनों में क्या होता है, डीएनए और आरएनए में क्या होती हैं, जीन होती हैं जो व्यक्ति के अनुवांशिक लक्षणों का वहन करती हैं। जैसे आपके जो जीन्स हैं वो आपके माता पिता और दादा दादी या फिर आपके परिवार के लोगों से मिलते हैं। तो इसीलिए देखिए जब किसी उसकी पहचान वहचान नहीं हो पाती तो क्या मैच किया जाता है, परिवार का डीएनए मैच किया जाता है, क्योंकि माता पिता का डीएनए उसकी संतानों से पूरा पूरा मैच कर जाता है ना, तो इसीलिए डीएनए के मैचिंग की जाती है। क्लियर, तो इन्होंने क्या किया, माइक्रो आरएनए की खोज की। जो आरएनए होता है उसका ही छोटा भाग क्या हो जाता है, माइक्रो आरएनए होता है। ठीक है, जैसे सरकटे के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सरकटे का सर कटा हुआ है। क्लियर, चलिए अब देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करें। ठीक है, तो एक थे अल्फ्रेड नोबेल, कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल। क्लियर, इन्होंने खोज की थी पता है किसकी, डायनामाइट की, जो आजकल बम वम बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इन्होंने बम बनाने के उद्देश्य से उसकी खोज नहीं की थी। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ के थे, स्वीडिश के थे। ठीक है, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्हीं के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, स्विट्जरलैंड एक तरह से इसको फंडिंग करती है। क्लियर, तो जब इन्होंने डायनामाइट बनाया था तो उसका यूज हो रहा था कहां पर, इंडस्ट्री में। ठीक है, क्लियर, तो इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोली थी, किसकी, डायनामाइट बनाने की। क्लियर, उसके बाद डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होते देख अल्फ्रेड ने आविष्कार पर दुख हुआ, मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए ये चीज की थी, लेकिन फिर जब ये चीजें गलत यूज होने लगी तो इन्होंने क्या किया, फिर नोबेल प्राइज जो है वो स्टार्ट की गई। क्लियर, और जब इन्होंने अपनी वसीयत वसीयत लिखी थी तो उसमें ये सारी चीजें हुई थी, ये आपके काम की चीज नहीं है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, किस क्षेत्र में, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था बच्चे, साहित्य के क्षेत्र में, किसमें, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको ये दिया गया था। उसके बाद अभिनीत बनर्जी हैं, इनको दिया गया है लेटेस्ट, जो अर्थशास्त्र में दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया कि मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो ये काफी अकड़ में थे बीच में, इनका नाम है क्या, मोहम्मद मुइज्जू। ये क्या है, मालदीव के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। इन्होंने इंडिया आउट मूवमेंट चलाया था, क्या चलाया था, इंडिया आउट मूवमेंट। किस लिए चलाया था, ये मालदीव से, मालदीव में जो भारतीय सैनिक तैनात थे उनको बाहर करने के लिए चलाया था। सिंपल सी बात यह है कि भारतीय सैनिक वहां पर किसी गलत पर्पस से नहीं थे। मालदीव को क्या है, भारत ने अपने कुछ जो प्लेन हैं वो उनको उपहार स्वरूप दिए हैं, लेकिन वो प्लेन्स ऐसे हैं कि उनको भारतीय पायलट ही उड़ा सकते हैं और उनका रख रखाव भी भारतीय पायलट ही कर सकते हैं, और इसीलिए वहां पर भारतीय सैनिक जो है वो तैनात थे। ठीक है, लेकिन चीजें जो है वो सही नहीं होती हैं और ये इंडिया आउट का प्लान बना देते हैं, फिर भारतीय सैनिक यहाँ से वापस हो जाते हैं। तो अभी हाल ही में ये क्या है, इंडिया आए हुए हैं। जब बायकाट मालदीव हुआ था तो इनकी जो अकड़ है वो थोड़ा ठीक हो गई थी, है ना। तो ये अब आए हैं जो दो पक्षीय संबंध होता है उनको ठीक ठाक करने के लिए। तो इनका एक भारतीय दौरा है,
इंडिया आउट अभियान ये है जो इन्होंने चलाया था। बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है बच्चा माले। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीवियन, जिसको हम धिवे ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मालदीवियाई रुपया जो है यहाँ की करेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। यहाँ पर जो द्वीप है वो बहुत सारे हैं, लेकिन 200 द्वीपों पर ही जनसंख्या जो है वो निवास करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये विश्व का सबसे निचला देश है, यानी कि जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो इसकी सबसे कम है, मात्र 2.4 मीटर है। तो अगर जलवायु परिवर्तन में 2.4 मीटर समुद्र तल बढ़ता है तो सबसे पहले कौन सा देश विलुप्त होगा पृथ्वी से? वो होगा मालदीव। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अजीत विनायक गुट्टे को हाल ही में किस देश का क्या है राजदूत नियुक्त किया गया? तो इनको नियुक्त किया गया बच्चा जमैका का। जमैका जो है आप लोगों को पता है, अभी जमैका के जो एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो इंडिया आया था। उसके बाद जमैका रोड के नाम से एक रोड का नाम भी रखा गया, कहां पर? दिल्ली में। ठीक, इसमें क्रिस गेल भी आए थे, वो भी कहाँ के हैं? जमैका के। उसेन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, वो भी कहाँ के हैं? जमैका के। तो ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो जमैका का राजदूत इनको नियुक्त किया गया अजीत विनायक गुड्डे को। क्लियर? तो ये कौन है? अजीत विनायक गुड्डे गुप्ते, जो भी इनका नाम है। तो अजीत विनायक आप बस याद रखेंगे। तो अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का कुछ तो गड़बड़ हो गई है, एक मिनट रखिएगा। हाँ, चलिए, हाँ सॉरी, ये हाँ मैं गलत बता गया। इनको जर्मनी का नियुक्त किया गया है। जमैका का क्या है कि जमैका रोड बनाई गई है, ठीक है, कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस कंफ्यूजन हुआ है। ठीक, तो अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी का क्या नियुक्त किया गया? अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया, किसके तरफ से? भारत की तरफ से। इसके पहले ये किस देश के राजदूत थे? ये मिस्र के राजदूत थे। और अभी बात करें अगर जर्मनी की, तो ये एक मध्य यूरोपीय कंट्री है और यूरोप में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आगे है कि नेपाल का एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, वो कौन है? ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो रामचंद्र पैडोल, ये क्या है? ये है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। उसके बाद कमल दहल प्रचंड है, वो वहां के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कमल दहल प्रचंड क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो प्रकाश मान सिंह राउत हैं, प्रकाश मान सिंह राउत को क्या नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है नेपाल का चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, CJN। क्लियर? चलिए आगे चलें, इस न्यूज को कवर कर लेते हैं। तो प्रकाश मान सिंह राउत को क्या किया गया? देश का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया। नियुक्त कब किया गया? 1 अगस्त 2016 को। इनको क्या है, जब ये आए थे तो ये वहां के सुप्रीम कोर्ट में किस रूप में आए थे? एक जज के रूप में आए थे। क्लियर? अब इनको ये एक 2016 से 2024 तक सर्व करते हैं और 2024 में इनको किस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इनकी नियुक्ति कब हुई है? इनकी नियुक्ति हुई है बच्चा 6 अक्टूबर को। तो ये भी आप याद रखेंगे, 6 अक्टूबर यानी कि संडे को इनकी नियुक्ति की गई थी। क्लियर? अभी आप लोगों से नेपाल के बारे में चर्चा करते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? आप सब लोग जोर से बोलेंगे, काठमांडू। उसके बाद मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये विश्व का एकमात्र चौकोर झंडा है, यानी कि वर्गाकार। ठीक है, विश्व का एक, सिर्फ एक, बाकी सभी जो फ्लैग्स हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं, वो किस शेप में हैं? वो आयताकार में हैं। क्लियर? लेकिन नेपाल का जो है वो स्क्वायर शेप में है और दुनिया का एकमात्र गैर चौकोर झंडा है, यानी कि गोल आकार में ये झंडा हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे झंडे या तो आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलेंगे या तो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? आपको रेक्टेंगल फॉर्म में मिलेंगे। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसकी लंबाई होती है 2 और चौड़ाई होती है 1। तो 2:1 में लंबाई गुणे चौड़ाई अगर आप देखें तो कितना होता है इंडिया का? 2:1, यानी कि अगर 2 फीट लंबा है तो 1 फीट चौड़ा होगा, 4 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होगा।
ये क्या होता है, रेशियो होता है नेशनल फ्लैग का, किसका, इंडिया का। तो हर जगह के राष्ट्रीय फ्लैग के अलग अलग ध्वज संहिता होती है, भारत की भी ध्वज संहिता है, तो वहां से ये चीजें हैं। लेकिन नेपाल का जो झंडा है ये ना तो स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है। क्लियर। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस जो है ये नहीं मनाया जाता यहाँ पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेपाल ऐसी एक कंट्री है जो कभी भी किसी की गुलाम नहीं बनी। ठीक है, कभी किसी की गुलाम नहीं बनी, तो इसलिए कोई स्वतंत्रता दिवस भी नहीं है। क्लियर। उसके बाद अगर आप बात करें राष्ट्रपति की तो रामचंद्र पौडेल हैं। आप बात करें प्रधानमंत्री की तो कमल दहल प्रचंड है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का हो जाता है वॉलीबॉल। अगर आप बात करें प्रमुख पर्वत की तो माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा बोला जाता है, कहां पर, नेपाल में। ठीक है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ के विश्व धरोहर स्थल में सागर माथा नेशनल पार्क है, लुम्बिनी है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और काठमांडू घाटी है। राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। उसके बाद अगर आप बात करें इनके संविधान की तो इनका संविधान 2015 में लागू हुआ था, और बहुत बार इसमें संविधान संशोधन भी हो चुका है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसने थर्ड जेंडर को भी अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है, किसमें, संविधान में शामिल किया है, किसको, थर्ड जेंडर को। चलिए आगे है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर ये न्यूज इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर जो कमेटी की बैठक है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बच्चे की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अभी क्या है, आरबीआई ने अपनी जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस कमेटी की मीटिंग शुरू कर दी है। ठीक, अब ये क्या करती है, ये रेपो रेट जो है वो डिसाइड करती है, और क्या है, रिवर्स रेपो रेट भी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये मौद्रिक नीतियों पर काम करती है, किसके, देश के, है ना। तो ये चीज यहाँ पर होगी। ये 9 अक्टूबर यानी कि कल तक ये मीटिंग आपकी चलेगी। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, उसके बाद डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन, ये फिक्स होते हैं। और 3 की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो इस बार कमेटी में कौन है, राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। ये नाम आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब आइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीजों को हम पढ़ते हैं। स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। इसके जो कानून था, जो अधिनियम आया था वो क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या फिर आरबीआई एक्ट 1934। इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक, उसके बाद बंगाल का गवर्नर, सॉरी, वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास 2023 में बने थे इसके गवर्नर। और उसके बाद अगर आप बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हो जाएंगे, आरबीआई के पहले गवर्नर हो जाएंगे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, लेकिन शक्तिकांत दास यहाँ पर, इनके बाद कौन बना, इनके बाद बने उर्जित पटेल। ठीक है, कौन बना, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के बाद कौन बना, रघुराम राजन। नहीं नहीं, मैं आपको एक बार लिख देता हूं तब। कौन बना, रघुराम राजन थे। और रघुराम राजन के पहले कौन थे, सुब्बा राव थे। ठीक है, कौन थे, सुब्बा राव। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन से थे, ये थे 22वें, ठीक है, ये थे 23वें, ये थे 24वें, और अभी कौन से हैं, 25वें। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जब नोटबंदी हुई थी तब कौन था, तब उर्जित पटेल थे, ये आप याद रखिएगा। नोटबंदी के समय पर आरबीआई का गवर्नर कौन था, उर्जित पटेल। ठीक, तो 22, 23, 24, 25 ये आप याद रखिएगा। उसके बाद पहले कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये आप याद रखिएगा। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सर सीडी देशमुख थे, इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद आरबीआई का प्रतीक क्या है, तो बाघ और ताड़ का वृक्ष इसका प्रतीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो सीक्वेंस है 22, 23, 24, 25 ये आप जरूर याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तब कौन था, उर्जित पटेल यहाँ के गवर्नर थे। क्लियर। चलिए, इसके बाद आज है क्या, 8 अक्टूबर। आज मनाया जा रहा है आपका
वायुसेना दिवस। क्या मनाया जा रहा है? वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। वायुसेना दिवस कहां पर मनाया जा रहा है? चेन्नई में मनाया जा रहा है। ठीक, कौन सा एडिशन है? तो ये 92वां वायुसेना दिवस है भारत का। क्लियर? तो ये 21 सालों के बाद चेन्नई के मरीना तट पे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और ये कौन सा है? 92वां एयरफोर्स डे है। इसका जो ये रिकॉर्ड जो एयर शो हुआ, एयर शो जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। अगर आप जनरली देखेंगे तो ये दिल्ली में आयोजित किया जाता था हमेशा से, लेकिन 2022 में इसको चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, 2023 में इसे प्रयागराज में आयोजित किया गया, और इसके बाद इस साल इसको चेन्नई पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? भारत और यूएई के बीच किस वर्ष द्विपक्षीय निवेश संधि लागू की गई? ठीक है, तो बच्चा यहां पर अगर आप देखें तो 2024 31 अगस्त से ये प्रभावी हुई है और ये सितंबर में एक्सपायर हो रही थी। ठीक है, तो उसके पहले ही इस पर हस्ताक्षर करके इसको रिन्यू कर लिए गए। क्लियर? तो ये जो संधि है ये भारत और यूएई के बीच में अब क्या है? कार्यरत हो चुकी है, इसीलिए ये न्यूज में है नॉर्मली। ठीक है, तो बस यही इतना था। और अगर आप बात करें तो व्यापार में यूएई की हिस्सेदारी भारत के साथ कितनी है? तो वो 3% पूरी हिस्सेदारी के साथ जो एफडीआई होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, वो 3% के साथ यूएई किस नंबर पर है? यूएई 7वें नंबर पर है भारत में। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो 2024 में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है भाई साहब कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने ये अवार्ड जीता है। ठीक, ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं, और इन्होंने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। क्लियर? हराया किसको? तो चेक रिपब्लिक की इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराया है। और गॉफ का ये दूसरा, और मतलब इस साल का दूसरा 2024 का 2024 का दूसरा ये इनका था खिताब। और अगर बात करें ओवरऑल तो ये इनका 8वां खिताब यहाँ पर हो जाता है। गॉफ 14 साल में, सॉरी ये 14 नहीं है 19 है। ठीक है, तो 19 साल में सबसे कम उम्र की चाइना ओपन चैंपियन यहाँ पर ये बनी है। सेरेना विलियम्स के बाद ऐसा टूर्नामेंट जीतने वाली ये दूसरी अमेरिकी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट्स आप बच्चे याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे पूछा गया कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप जो तीरंदाजी का है, इसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्त भारत ने 24 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहली बार पहले नंबर पर हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें टोटल 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक हैं। इटली दूसरे नंबर पर है, नॉर्वे तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। फिर उसके बाद दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्रा ने 50 मीटर पिस्टल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये आपसे 101% पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 77वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? तो मेरे दोस्त ये आयोजित किया गया आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं जेपी नड्डा। तो इन्होंने इसका समारोह का उद्घाटन किया, इसको स्टार्ट किया। और ये क्या है? इसमें जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो सभी देश शामिल होते हैं। क्लियर? अब चलिए आते हैं, अगर देखें तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसमें 11 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, भूटान, उत्तर कोरिया और तिमोर लेस्ते हैं। इसके जो क्षेत्रीय निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ये 2023 में बनी थी। अगर आप बात करें इसकी स्थापना की तो 1948 में जब डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई तब ही इसकी स्थापना हो गई थी। अब बात करो दोस्त डब्ल्यूएचओ के बारे में, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को गठन किसका हुआ था, उसी दिन गठन हुआ था आपके WHO का। ठीक, इसकी अगर आप बात करें मुख्यालय का, तो मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, कुल देशों की बात करें तो इसमें 194 टोटल देश हैं अभी, और घेब्रेयेसस क्या है, घेब्रेयेसस इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, तो 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, आपसे पूछा गया है। तो इसकी थीम है बच्चा, क्या है, बेहतर शहरी भविष्य के लिए युवाओं को शामिल करना। क्या है, बेहतर शहरी भविष्य के लिए युवाओं को शामिल करना। बस आप थीम याद रख लीजिएगा। पहली बार 1986 में मनाया गया था, और 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर। इस दिन क्या दिया जाता है, एक हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1989 में की गई थी। ये आप याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये बच्चा था आपका आज का करंट अफेयर बिना ब्रेक के। ठीक है, चलो अब आएंगे अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन पर। यहाँ पर कुछ महान व्यक्तित्व हैं और उनकी आत्मकथा और बुक्स हैं। ठीक है, इनको हम याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पेपर में आपसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है। तो पहला है गांधी जी का। तो गांधी जी ने लिखा था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी कि इन्होंने लिखा था कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी आत्मकथा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा एन ऑटोबायोग्राफी, इनकी ये क्या थी, आत्मकथा थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। उसके बाद लता जी ने लिखा लता सुरगाथा। मलाला यूसुफजई की है आई एम मलाला। मदर टेरेसा की है कम बी माई लाइट। ठीक है, क्या है, कम बी माई लाइट। फिर सरदार पटेल जी की है सरदार पटेल की जीवनी। इंदिरा गांधी ने लिखा था माई ट्रुथ। क्लियर। फिर बाल गंगाधर तिलक ने लिखा मेरे कारागार के अनुभव। विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ठीक, मोतीलाल नेहरू ने लिखा था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोतीलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद जी की एक बुक है जिसका नाम है आत्मकथा। सीधे सीधे इन्होंने लिखा था ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और एक बुक है एन ऑटोबायोग्राफी, किसकी है, वो है जवाहरलाल नेहरू की। तो ये आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद शिवराम राजगुरु ने लिखा था अग्निपथ, शिवराम राजगुरु की आत्मकथा। फिर उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था बंदी जीवन। ठीक है, और ये पुस्तक इन्होंने कहां पर लिखी थी, जेल में ही लिखी थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक और लिखी थी, बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है बुक का, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में अगर कोई चीज आपको स्पेशल चाहिए, कुछ हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो ये बच्चा आपका करंट अफेयर था। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जो भी आपसे बन पड़े आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसकी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं कल अपने सेशन में फिर से। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।